सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने आप लोग में बोला था नॉन मेडिकल वाले में कि आज मैं आपके डाउट्स लूंगा ग्रेविटेशन के, और मेडिकल वाले में बोला था। और फंक्शन के कारण से कुछ तो पेड़ लग नहीं पाए, कुछ मैं शायद भूल गया। तो क्योंकि कल दोनों क्लासेस के ग्रेविटेशन के डाउट लगेंगे, ग्रेविटेशन का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, दोनों क्लासों का कॉमन बचा हुआ है, तो आज मैं पहले वो पार्ट ही करवा रहा हूँ, कुछ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों में मैंने एलिप्टिकल ऑर्बिट से रिलेटेड बहुत सारी बातें बता दी थी, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट बता दिया था। मैंने ये भी बता दिया था दोनों क्लासों में कि जियोस्टेज सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। धरती के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्रॉपर ऑर्बिटल स्पीड से लॉन्च करना पड़ेगा, ये बात हो गई थी। अब सबसे पहले तो एक डिस्कशन करें बच्चों कि धरती के सरफेस से कुछ हाइट पे चले गए, हाइट चाहे कितनी ज्यादा हो, धरती की रेडियस जो आर है, कैपिटल आर, उससे कितने ही गुना ज्यादा हो या कितना ही कम भी हो, तो हम किसी चीज को जब लॉन्च करते हैं तो क्या क्या सिचुएशन होंगी। यानी लॉन्चिंग ए प्रोजेक्टाइल एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट्स में आई थिंक मैंने पूरे से लिख रखी है। आप ध्यान से एक एक वर्ड को समझना, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्चिंग ए प्रोजेक्टाइल और ए सैटेलाइट, सैटेलाइट भी एक प्रोजेक्टाइल ही तो है। लॉन्चिंग ए प्रोजेक्टाइल और ए सैटेलाइट, यानी प्रोजेक्टाइल जो लॉन्च करेंगे वो हो सकता है सैटेलाइट बन जाए, कहने का अभिप्राय ये हो सकता है सैटेलाइट ना बने। फ्रॉम सर्टन हाइट, देखो ध्यान से एक एक बात को सुनना। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों का उत्तर भी आपने देना है। दिस इज ए प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, जैसे अर्थ, चलो अर्थ ही कह ली हमने। अर्थ का मास m है, अर्थ की रेडियस r है। अर्थ के सरफेस से, ये तो r है ही बेटा बच्चों, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर हम हैं। तो कुछ चीजें तो मैं पहले ही बना लेता हूं, क्योंकि बाद में बनाने में मुझे कुछ दिक्कत होगी। कुछ मैं चीजें पहले ही बना लेता हूं। फिर बोलूंगा। एक ड्राइंग बच्चों में पहले ही बना रहा हूं, जिससे कि उसके बाद आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता रहा हूं और उसके जरिए चीजों को आपको समझाता रहा हूं।
नाउ लिसन व्हाट आई से। धरती के सरफेस से h हाइट ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर गए और उसको हमने फायर करना है। धरती के सरफेस से h हाइट ऊपर हम गए और किसी ऑब्जेक्ट को लेकर गए, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से फायर करना है। तो क्या क्या हो सकता है ये हमने आपको बताना है। तो यहां से भाई हमने नंबर 1 पहला केस, अगर हमने ड्रॉप कर दिया जिस चीज को m मास की बॉडी को हम लेकर गए धरती के सरफेस से h हाइट ऊपर, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया भाई। तो यदि इसको ड्रॉप कर दिया तो बताओ क्या होगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे पाथ दिखा रखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 के बजाय इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ कहीं कंक्लूजन गलत ना हो जाए आपका। इसको लिख देता हूँ पाथ नंबर ए, इसको लिख देता हूँ पाथ नंबर बी, इसको लिख देता हूँ पाथ नंबर सी। ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स हैं। एंड पाथ नंबर सी, पाथ नंबर डी, पाथ नंबर ई, ई ई ई, और पाथ नंबर एफ। ऐसे लिख दिया ए बी सी डी ई एफ। तो जिसको मैंने सर्कुलर ऑर्बिट कहा था उसको ई बोल देता हूं भाई, ई। तो फर्स्ट थिंग, हमने एच हाइट पे ले जाकर किसी चीज को क्या कर दिया बच्चों, ड्रॉप कर दिया। तो बताओ वो कौन सा पाथ फॉलो, ये जो बहुत सारे पाथ मैंने लिख रखे हैं उनमें से कौन सा पाथ वो बॉडी, यानी जो जिसको प्रोजेक्ट किया है, जिसको छोड़ा है, ड्रॉप किया है, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी बॉडी। तो विच पाथ विल इट फॉलो। ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप। तो शायद मेरे ख्याल से सब बच्चों को आंसर मालूम है। अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो कौन सा रास्ता फॉलो करेगी, ये जो रास्ता फॉलो करेगी बॉडी, रास्ता नंबर ए फॉलो करेगी। तो इट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। कोई बात ही नहीं है। अब अगली बात बच्चों, एक चीज मैं यहां पर लिखना चाहता हूं जिसको भी लिखूं मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। एच हाइट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी आप ये बता दें। एच हाइट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी यह बता दें आप। सर्कुलर ऑर्बिट को एक विशेष सम्मान के साथ हमने यहाँ पर काले रंग से लिखा है। सर्कुलर ऑर्बिट को हमने विशेष सम्मान के साथ काले ऑर्बिट से यहाँ पर डिनोट किया है। इसको थोड़ा डॉटेड भी दिखा देता हूँ, साथ साथ थोड़ी सी इसकी इस सम्मान को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें। तो एच हाइट पे बताओ कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ये आपको मालूम है सबको, और सबने लिख भी दिया होगा आई थिंक, और नहीं भी लिखा होगा तो भी कोई बात नहीं है। यू नो एच हाइट पे अगर प्रोजेक्टाइल है या कोई बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट कर दें जिससे कि वो धरती के चारों तरफ घूमने लग जाए, तो फिर उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल कहने के बजाय सैटेलाइट कह देंगे। बस यही तो बात है। तो सर्कुलर ऑर्बिट मैंने दिखा दिया है। एच हाइट के ऊपर यदि इतनी वेलोसिटी से इसको हॉरिजेंटली फायर कर दिया, हॉरिजेंटली मतलब धरती के सरफेस के फायर कर दिया पैरेलल, यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये है, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन का मतलब आप समझते होंगे। तो एच हाइट के ऊपर, एच हाइट यहाँ से भी एच हाइट यूं ले सकते हो, एच हाइट भैया ऐसे भी देख सकते हो बच्चों। ये चीज मैं कल परसों मेडिकल क्लास में करवा रहा था तो बच्चे फिर कंफ्यूज थे। एच हाइट ये भी एच हाइट है, दिस इज ऑल्सो एच, दिस। यहां से इसको अगर ऐसे फायर कर दें, ऐसे इस जगह पे, ये कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन है।
धरती के सरफेस के पैरेलल, इस जगह पे ये कौन सी डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस जगह पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैं यू स्पीड से किसी प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा हूं एच साइड से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां से भी कर सकता था, कहीं और से भी कर सकता था। तो भैया अगर जीरो वेलोसिटी से फायर किया तो पाथ इसने ऑब्टेन किया ए। अब अगली बात बता रहा हूं मैं कि अगर हम इतनी दूसरी बात बताऊं, अगर हम एच हाइट पर उस प्रोजेक्टाइल को इतनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फायर कर दें, तो बताओ कौन सा रास्ता होगा, जल्दी से बता दो। एच हाइट पर ही हम इतनी वेलोसिटी से फायर कर दें तो कौन सा रास्ता होगा। प्रियांशु बिल्कुल ठीक लिखे हो, दिव्या खोशा बिल्कुल ठीक लिखे हो, अनन्या ठीक नहीं लिखे हो, सार बिल्कुल ठीक लिखे हो, डिम्पी गलत लिखे हो, डिम्पी ठीक नहीं लिखे हो, प्रियांशु प्रियांशु अभी लिख रहा है, प्रियांशु शर्मा। साक्षी आप ठीक लिखे हो, साक्षी जी। तनिष्का गलत लिखे हो। यहाँ पर बहुत सारे एलिप्स हैं बेटी, आपने नंबरिंग करनी पड़ेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच वगैरह में से कुछ भी। शुभम गलत लिखे हो बिल्कुल, आयुष बिल्कुल ठीक लिखे हो, ललित बिल्कुल ठीक लिखे हो, विवेक गलत लिख दिए हो भाई, एंड दिस इज विधि बिल्कुल ठीक लिखी है, तनिष्का बिल्कुल गलत लिखी है, रचित बिल्कुल ठीक लिखा है, साक्षी ठीक लिखी है, अनन्या ठीक लिखी है, अब अंजलि ठीक लिखी है, सांगवान वाली अंजलि। सार बिल्कुल ठीक लिखा है, नमन सुमित बिल्कुल ठीक लिखे हो, कतैनी बिल्कुल ठीक, प्रियांशु शर्मा बिल्कुल ठीक, ध्रुव बिल्कुल ठीक, दिव्या बिल्कुल ठीक, कोशा, अक्षय अक्षय गलत लिख दियो यार, शिवानी ने नहीं लिखा है अभी, शिवानी ने पिछले प्रश्न का उत्तर ठीक लिखा है, भवेश राव बिल्कुल ठीक लिखे हो, तन्वी बिल्कुल ठीक लिखे हो, मिलन गलत लिख दिए हो, डिम्पी बिल्कुल ठीक लिख दिए हो, अक्षय ठीक लिख दियो, शाबाश, शुभम ठीक लिख दियो, बघेल वाला। और किस बच्चे का आंसर आया है, सभी का मैंने चेक कर लिया है, विवेक बिल्कुल ठीक लिख दियो। बेटा एच हाइट के ऊपर सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, एच हाइट के ऊपर सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी ये, दैट इज हाउ मच, इट इज दिस, एंड दिस इज r is equal to r plus h, और व्हाट इज दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड। तो एच हाइट के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी स्पीड से प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया, जो मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, तो कैसा ऑर्बिट हो जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा। ये यू मैंने दिखा दिया, यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बोल दूं, तो मैं अगर यू की वैल्यू कितनी बोल दूं, इतनी बोल दूं, तो इसको तो ऑर्बिटल स्पीड का समान प्राप्त है, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यानी कौन सा पाथ बनेगा, पाथ ई बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे। और सर्कुलर ऑर्बिट बनता है तो कितनी मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इसको मैं ई नोट लिख दूं, ये सम्मान मैं ई नोट का सर्कुलर ऑर्बिट के लिए दिया हूं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी, माइनस जी इंटू एम डिवाइड बाई एम। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ऐसे लिख दूं यार, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम करके, पोटेंशियल एनर्जी इतनी लिख दी मैंने, और प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख दी कितनी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर करूंगा तो आप देखो कितनी हो जाएगी, एम इंटू वी यू स्क्वायर करूंगा तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना होगा, ये इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी आपको, कुछ चीजों को समझाने में। कुछ बच्चों कहेंगे कि नहीं सर समझ में आ गया है, बट कुछ कहेंगे कि सर समझाओ, तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ। ये एनर्जी वी नॉट की वैल्यू पुट करूं तो आपको मालूम है जी इंटू एम डिवाइड बाई टू आर प्लस एच होगी, और ये टोटल एनर्जी फिर कितनी हो जाएगी, माइनस जी इंटू एम डिवाइड बाई टू आर प्लस एच हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। एक तो ध्यान रखें
ऑर्बिटल स्पीड को हम फर्स्ट कॉस्मिक स्पीड बोलते हैं। फर्स्ट कॉस्मिक स्पीड, ये वर्ड एक दो बार कुछ लोग यूज कर लेते हैं, तो आपने सुन रखा हो तो बेहतर है, इसलिए मैं बोल दिया हूं। अब बच्चों सुने जरा, एच हाइट पर अगर ड्रॉप कर दिया, स्पीड कितनी दी हमने, 0, तो पाथ है वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। अगर हमने एच हाइट पर कोई पार्टिकल को स्पीड दी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही स्पीड दे दी बाय द वे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने स्पीड दी, इतनी स्पीड दी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इतनी स्पीड दी, ध्यान से देखना आप, ये था नीले रंग का था, ये कोई बात नहीं, तो काले रंग का होगा। इसको थोड़ा सा डायग्राम मेरा ठीक नहीं बना था, तो अब दोबारा से लिख देता हूं। इसको बी कहा था मैंने, बी। एच हाइट पर मैंने जिस स्पीड से फायर किया, एक्चुअली द फायरिंग एजेंट इज मी, तो तीसरी बात बता रहा हूं, मैंने जिस स्पीड से फायर किया, से दिस स्पीड इज लेसर देन ऑर्बिटल स्पीड, दैट इज दिस स्पीड से दिस स्पीड इज लेसर देन क्या, g इंटू एम डिवाइड बाई आर प्लस एच। इससे कम स्पीड से मैंने यहां से इसको फायर किया। तो एक बार थोड़ा सोच के बताओ, कैलकुलेशन भी करके देख लो, नहीं तो मैं तो सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हुई हूं। तो यदि इससे कम स्पीड से फायर किया, वी नॉट इज दिस, वी नॉट की वैल्यू ये है, मैं वी नॉट यहाँ पर लिख दिया हूं, तो बार बार वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये मुझे बराबर लिखना पड़ेगा इसके। तो u की वैल्यू वी नॉट से कम है, u की वैल्यू वी नॉट से कम है, तो बताओ कौन कौन सी ट्रेजेक्टरी पॉसिबल है। मैंने ट्रेजेक्टरियों का नाम लिख दिया है। u की वैल्यू v नॉट से कम है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको बताने में मुझे, समझाने में चाहे कितना ही वक्त लगे, आप इसको समझ लेना, जब तक चीजें क्लियर ना हो बार बार पूछते रहना। बच्चे लिख रहे हैं, आई एम फीलिंग वेरी गुड, यू आर राइटिंग। नई कृति गलत लिखा आपने। पैराबोला तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता है बेटी। h is very large, it can be parabola if h is very 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 small, तब acceleration due to gravity constant होगा। पैराबोला तो यहाँ कोई ट्रेजेक्टरी है ही नहीं। लिखते रहो, बच्चे लिख रहे हैं अभी, बहुत अच्छी बात है, फिर सबका इकट्ठा चेक करूंगा मैं। सबने लिख दिया और आंसर नहीं आ रहे, तो मैं ऊपर से चेक करूं, चलो नीचे से ही चेक कर लेता हूं। सबसे नीचे यानी सबसे पहले जिसका आंसर आया था वो से वहां से चेक करूं मैं। प्रियांशु शर्मा ने जो आंसर दिया है, शाबाश प्रियांशु शर्मा, बिल्कुल, गॉड ब्लेस बच्चे, भगवान करे आप बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएं, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। रचित, रचित आपका बट रचित आपका थोड़ा सा ध्यान रखें, बट u इज ग्रेटर देन 0, u v नॉट से तो कम है, 0 वाला तो हो गया फर्स्ट केस में, हॉरिजॉन्टली फायर किया है। तो रचित थोड़ा ठीक करें आप, अभी आपका गड़बड़ है। और नमन आपका सो गुड, गॉड ब्लेस यू बच्चे। अंजलि सांगवान सो गुड, गॉड ब्लेस यू बेटी। ध्रुव आपने कुछ गड़बड़ कर दिया था, आप ठीक कर रहे हो शायद मिटाकर। कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर रखा है, वो ठीक कर लें, अभी दोबारा से चेक करूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है आपसे, काफी ठीक है लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। प्रियांशु राव आपका बिल्कुल ठीक है, शाबाश। एंड दिस आयुष, आयुष यार तुम बहुत ठीक बच्चे, बहुत ठीक चल रहे हो, शाबाश बेटा शाबाश। एंड दिस कात्यायनी बिल्कुल ठीक, कात्यायनी खोला बिल्कुल ठीक। एंड दिस मिलन बिल्कुल ठीक, मिलन इज सो गुड।
सुमित सुमित गड़बड़ कर दिया आपने, काफी ठीक लिख के आपने एक चीज गड़बड़ लिख दी। तन्वी सलूजा बिल्कुल ठीक लिखे हो। शिवानी बात तो तुमने ठीक लिखी है, लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, लिखना पड़ेगा कौन कौन सा। दीपेश दीपेश ठीक लिखो, शाबाश। ये दीपेश जिसकी ये जो स्टेयर्स के साथ मोम की फोटो लगी हुई है, ये कौन सा दीपेश है, मेडिकल का या नॉन मेडिकल का? और मेरे ख्याल से नॉन मेडिकल में दो दीपेश हैं। एक दीपेश को मैंने नॉन मेडिकल बहुत ज्यादा शाबाशी दी थी, कभी हक किया था, वो है या कोई और है, बताना पड़ेगा यार। सार सार थोड़ा सा चूक गया, बाकी ठीक है आपने जो भी लिखा है। दिव्या खोशा बिल्कुल ठीक लिखे हो। शुभम बघेल बिल्कुल ठीक लिखे हो। ध्रुव बिल्कुल ठीक लिखे हो, मिटाकर ठीक कर दियो। मयंक बिल्कुल ठीक कर दिए हो। रचित बिल्कुल ठीक लिखे हो। रचित का गड़बड़ है, रचित का गड़बड़ है। भवेश का बिल्कुल ठीक है। तनिष्क का बिल्कुल ठीक है। विवेक आपका भी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। विधि आपका बिल्कुल ठीक है, शाबाश। टिम्पी पूरा ठीक नहीं है। एंड कृति, देयर आर सो मेनी एलिप्स हेयर, विच वन यू हैड टू सर्च? मैं भी देख रहा हूं कि मेडिकल वाले बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी बच्चों का मैंने नाम लिया, एक दो को छोड़ के सब नॉन मेडिकल वाले बच्चे थे, तो ये तो बात खराब होगी भाई। कितने बच्चे, यानी मेडिकल वाले बच्चे शायद क्लास भी नहीं अटेंड कर रहे होंगे, एक दो बच्चे ही कर रहे होंगे। लेट मी चेक। ये तो बुरी बात है, बच्चों क्लास अटेंड नहीं कर रहे मेडिकल वाले। है तो बच्चे तो हैं मेडिकल के, लेकिन आंसर नहीं दे पा रहे हैं। कम बच्चे हैं मेडिकल के वैसे भी। मनीषा ने भी आंसर नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, इस बात को समझाना है मैंने आपको, समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, लेकिन समझना जरूर से जरूर है, ये बड़ी बात है। देखें जरा, नंबर एक तो आंसर है इलिप्टिकल पाथ, जो कई बच्चों ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो दुनिया भर के एलिप्स ड्रा कर रखे हैं। तो पॉसिबल पाथ्स आर बी भी एलिप्टिकल पाथ है, सी एंड डी, ये तीन रास्ते पॉसिबल हैं। सिद्ध कर देता हूं अभी। देखो, तुम बच्चा कहेगा कोई एलिप्स है, ये बिल्कुल एलिप्स है ये। अगर धरती एक पॉइंट मास होता तो ये एलिप्स, धरती का सारा मास यहाँ पर सेंटर पे होता, तो जो पाथ भी है, पाथ भी इस प्रकार का एलिप्स होता। दिस पाथ भी वुड हैव बीन एलिप्स लाइक दिस, ऐसा एलिप्स होता है, क्योंकि बीच में धरती का सरफेस अड़ गया तो यहाँ पर गड़ जाएगा ये। पाथ भी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एन एलिप्स। और एक और चीज ध्यान रखें, कृति ने कुछ आंसर दिया था, बेटा ये पैराबोला जब होगा, ये एलिप्स का पार्ट पैराबोला हो जाएगा अगर एच की वैल्यू काफी कम हो, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगातार कांस्टेंट हो। तो ये पाथ भी है जो कि एलिप्स की एक आर्क है, ये एलिप्स की आर्क के बजाय पैराबोला की आर्क बन जाएगी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हो, और वो तब होगा जब एच की वैल्यू आर से काफी कम हो। इन सारी बातों का ध्यान रखना आपने, ये सारे प्रश्न हैं। अब तुम ये कहोगे कि ये सिद्ध करके बताओ कि सर एलिप्स होगा, और एलिप्स कौन कौन सा होगा? एलिप्स होगा या तो बी होगा, बी तब पॉसिबल है जब धरती ये अड़े नहीं, या धरती यहाँ पर धरती का थोड़ा सा मास, सॉरी धरती का सारा मास सेंटर के आसपास हो, पूरी एलिप्स कंप्लीट हो जाए। अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनना इस थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन। अगर u की वैल्यू इससे कम है तो हाफ एम यू स्क्वेयर कितना हो गया? हाफ एम यू स्क्वेयर, हाफ एम यू स्क्वेयर ये कितना होगा भाई? हाफ एम यू स्क्वेयर होगा लेसर देन हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वेयर। वी नॉट स्क्वेयर की वैल्यू तुम्हारे सामने है, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये लिख रखा डायरेक्ट, ये लिख रखा डायरेक्ट क्या? जी इंटू एम डिवाइड बाई 2 आर प्लस एच। तो कुल मिलाकर एम हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर की वैल्यू इतनी हो गई। देखो, जब इतनी वैल्यू हो गई इसकी, इससे लेसर वैल्यू हो गई इससे,
तो जो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू हो गई, मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू -g इंटू एम। देखो सर्कुलर ऑर्बिट तो होगा नहीं, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट होने के लिए तो ऑर्बिटल स्पीड उतनी होनी पड़ेगी। तो क्या होगा? एलिप्टिकल पाथ होगा। कैसा एलिप्टिकल पाथ होगा ये हमने देखना है। तो मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो उतनी ही, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही है। और काइनेटिक एनर्जी मैं जब लिखूंगा तो इसमें कोई चीज मैं ऐड कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी वाली चीज। तो इसमें मैंने कोई चीज ऐड की, क्योंकि ये इससे कम है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर इससे कम है, तो इसको मैं हटा के क्या कर दूं? हाफ एम बी स्क्वायर को, हाफ एम बी स्क्वायर को मैं कर दूं ये माइनस समथिंग, माइनस एक्स लिख दिया। सपोज हाफ एम स्क्वायर को मैंने इससे कुछ कम लिख दिया है, तो मैंने ऐसा कर दिया है। तो ऐसा कर दिया तो मैं यहाँ पर ये क्या कर दूं? जोड़ दूं तो क्या कर दूं? ये कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। डायरेक्ट भी बहुत आसानी से भी कर देता है इसको, बट मैं सोचता हूं यही बेटर है। इसको सिंपलीफाई कर दें। ये तो कितना आ गया? देखो ये तो कितना आ गया? ये तो आ गया ये। तो यहां पर आपके सामने है, मुझे बोर्ड चाहिएगा। यहां से मिटा देता हूं मैं। क्या लिख दूं मैकेनिकल एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी अब ई नोट नहीं कहलाएगी यहाँ पर। ई नोट तो मैंने और भी सर्कुलर ऑर्बिट में लिखी थी। मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू लिख दी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यू की दोबारा से बोल देता हूँ, यू की वैल्यू इससे कम है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जो सर्कुलर ऑर्बिट में थी उससे कुछ कम होगी। कितनी कम होगी? एक्स कम होगी, तो एक्स इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये क्या है? ये तो ई नोट है। तो ई इज इक्वल टू व्हाट? ई नोट माइनस एक्स। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो सर्कुलर ऑर्बिट में मैकेनिकल एनर्जी है उससे कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा है हमने देखना है, तो ई की वैल्यू लिखें। यू नो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ई की वैल्यू कितनी होती है? अब इसको देखो, ये है ना बच्चों, ये इसको मैं यू लिखने, एक्स को हटा देता हूं, यू लिख देता हूं। ई इज लेसर देन दिस, ई इज लेसर देन ई नोट। यानी अगर हमने जिस स्पीड से फायर किया वो स्पीड, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतनी जरूरत है नहीं, फिर भी जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे को जिस ढंग से मैंने नोट्स में भी लिख रखा है वो भी कई बार बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो मैं सारी बात समझा रहा हूं। अगर जिस स्पीड से फायर किया वो ऑर्बिटल स्पीड से कम है, तो प्रोजेक्टेड बॉडी, चाहे वो सैटेलाइट बने या ना बने, सैटेलाइट जैसे धरती के सरफेस पे गड़ेगा तो नहीं बना, यहीं पर आकर रुक जाएगा, या सैटेलाइट बन जाएगा। तो जो भी सैटेलाइट बनेगा उस सैटेलाइट की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, अगर सर्कुलर ऑर्बिट वाली सैटेलाइट की मैकेनिकल एनर्जी से कुछ कम होगी। सपोज ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बन गया, मतलब सारे से इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेंगे, ये भी इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा अगर धरती का सारा मास सेंटर के आसपास ही होता तो एलिप्स की है सेमी मेजर एक्सिस सपोज ए। तो इस बात को आप जान लें। आपको मालूम है बच्चों, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, अब क्योंकि ये तो यूज तो कर ही दिया मैंने, इसको हट मिटा देता हूँ। इलिप्टिकल ऑर्बिट में कितनी मैकेनिकल एनर्जी होती है मैं पूछूंगा तो कई बच्चे बता देंगे, और वो टाइम थोड़ा लगेगा, तो मैं आप लोगों की तरफ से बता देता हूँ। -g/m डिवाइड बाई 2a। तो मैकेनिकल एनर्जी इतनी होगी। और ये किससे कम होगी? ये कम होगी सर्कुलर ऑर्बिट वाली मैकेनिकल एनर्जी से, जिसकी वैल्यू आपके सामने है, -g/m डिवाइड बाई 2r+h। ठीक है बच्चों, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो ये लेसर हो जाएगा, इससे इधर आ जाए, नेगेटिव क्वांटिटी इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगी। g/m डिवाइड बाई 2 से 2 कट ही जाएगा, r+h। 2 को बेशक से रहने दें, आपकी मर्जी है, इज लेसर देन g/m डिवाइड बाई a। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या कंक्लूजन आया? r+h इज ग्रेटर देन a। r+h इज ग्रेटर देन a आ गया। अब पहले तो ये यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ लें। हाँ, अरे कोई भी, ये भी एलिप्स है, ये भी, दिस इज द आर्क ऑफ एन एलिप्स प्रियांशु राव। दिस इज द कंप्लीट एलिप्स। दिस सी इज द एलिप्स जस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। डी इज आल्सो एलिप्स, एफ इज आल्सो एलिप्स। इन सभी एलिप्स का जो फोकस है वो धरती का सेंटर है। बट बी वुड हैव बीन कंप्लीट एलिप्स हैड द सरफेस ऑफ अर्थ नॉट
इंटरसेप्टेड द एलिप्टिकल पाथ। इस एलिप्टिकल पाथ को अगर धरती का सरफेस यहां पर नहीं कट करता तो ये भी पूरा एलिप्स होता। समझ गए बच्चे? ओके, फिलहाल तो आप ये देखो बच्चों, ये जो कैलकुलेशन की है मैंने कहां तक बात पहुंचा दी है? आर प्लस एच। व्हाट इज आर प्लस एच? अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता तो आर प्लस एच सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस होती। ये लिख रखा है यहां पर। तो आर प्लस एच ग्रेटर है किससे? ए से। ये कंक्लूजन यहां तक पहुंचा है। समझ में अगर बात नहीं आई हो तो बताएं जरा जल्दी से। अभी देख लो जरा, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? इसको भी कह सकता हूं मैं, 2r प्लस एच इज ग्रेटर देन 2a। 2a क्या है? इलिप्स की मेजर एक्सिस की लंबाई। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है 2r प्लस एच। ये ग्रेटर है 2a से। तो ग्रेटर 2a, ये देखो ये 2a हो गया इस इलिप्स के लिए, इस इलिप्स के लिए भी ये 2a हो गया, और अगर ये इलिप्स बनता तो इसके लिए भी ये 2a होता। समझ गए आप? यानी अगर हमने फायर किया कितनी स्पीड से? ऑर्बिटल स्पीड से कुछ कम स्पीड से, तो ट्रेजेक्टरी एलिप्टिकल होगी, यानी एलिप्टिकल पाथ का सैटेलाइट बन जाएगा। और एलिप्टिकल पाथ का जो सैटेलाइट बनेगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो बी होगी या डी होगी, बी होगी या सी होगी या डी होगी। समझ रहे? ई तो फिर सर्कुलर ऑर्बिट हो ही गया है। यानी जहां से हमने फायर किया वो पॉइंट, अगर हमने फायर किया कितनी स्पीड से? इतनी स्पीड से, जो कि ऑर्बिटल स्पीड से कम है, तो जिस पॉइंट से फायर किया वो पॉइंट अपूजी बन जाएगा या पेरिजी बन जाएगा। जल्दी से आंसर लिख दो। प्रियांशु, हमने कुछ भी अज्यूम नहीं किया है। नहीं, नो, वी डिडंट अज्यूम। ये हुआ है। अज्यूम कैसे कह सकते हो बेटा? बाउंड स्टेट में जो ऑर्बिट होगा तो सर्कुलर होगा या एलिप्टिकल होगा, बस। अज्यूम थोड़ी होगा, कैलकुलेट होकर आएगा। या तो ऑर्बिट सर्कुलर होगा या एलिप्स होगा। सर्कल होने के लिए ऑर्बिटल स्पीड, इतनी स्पीड से फायर करना पड़ेगा। इतनी स्पीड से फायर नहीं किया तो इलिप्टिकल ही ऑर्बिट होगा। इलिप्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सर्कल से बड़े या सर्कल से छोटे। बस यही बता रहा हूं। पहला केस में ये बता रहा हूं प्रियांशु, ये सर्कल से छोटा इलिप्स बन गया। आई डिडंट अज्यूम, अज्यूम नहीं किया बेटा। हाँ ध्रुव, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये पॉइंट क्या बन जाएगा अभी? बिल्कुल ठीक लिखा है ध्रुव आपने। अब प्रियांशु आप फोकस करो जो पूछ रहा हूं उस पे। डिम्पी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। एंड दिस एवरीवन हैज रिटन। अनन्या आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। नीचे से अगर देखूं मैं तो मिलन ने ठीक लिखा है, ललित ने ठीक लिखा है, शिवानी ने ठीक लिखा है, शुभम बघेल ने ठीक लिखा है, ध्रुव ने ठीक लिखा है, अंजलि सांगवान ने ठीक लिखा है, सार ने ठीक लिखा है, डिम्पी ने ठीक लिखा है, दिव्या कोशा ने ठीक नहीं लिखा है, एंड प्रियांशु राव आपने भी ठीक नहीं लिखा है, अनन्या आपने ठीक लिखा है, विवेक आपने, रचित आपने ठीक लिखा है, विवेक आपने ठीक लिखा है, एंड दिस नहीं, प्रियांशु राव गड़बड़ लिख दिया यार आपने। नमन आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, भवेश आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। देखो बेटा, इस छोटी सी कैलकुलेशन में एक बच्चा बोल रहा है सर रिपीट द क्वेश्चन। कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा से समझाता हूँ। ये बात शुरू से सारी बात समझा रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान से सुने। सारी कैलकुलेशन करके मैंने इसीलिए लिख छोड़ी है। देखो बच्चों, कितनी बात हो सकती है वो सारी बात बता रहा हूं, बट एक बार पहले से रफली सारी बात बता दूं। या तो स्पीड जीरो होगी, फायरिंग स्पीड, तो स्ट्रेट लाइन मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, बात ही खत्म। और फिर या फिर स्पीड होगी ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड जितनी स्पीड होगी तो जहां से हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे वहीं से सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा यार। तीसरी एक्सट्रीम बात भी बता दूं, या फिर फायरिंग स्पीड कितनी होगी? एस्केप स्पीड के बराबर। तो फिर जिंदगी भर के लिए बाहर चला जाएगा, आएगा ही नहीं वापिस। वो बात भी करूंगा मैं अभी। लेकिन अगर स्पीड जीरो से तो फालतू है,
और एस्केप स्पीड से कम है। क्या? 0 से फालतू है और एस्केप स्पीड से कम है। तो जिस चीज को फायर करेंगे वो जिंदगी भर के लिए धरती का गुलाम बनकर धरती के चारों तरफ घूमेगा, या तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा या एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमेगा। प्रियांशु राव, ठीक है बेटा? हाँ, और क्योंकि धरती बड़ी है, धरती कोई पॉइंट मास नहीं है। जब वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा तो हो सकता है धरती का सरफेस बीच में अट जाए और वहीं पर गड्ढा खोद के उसमें गड़ जाए, नहीं तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है तो या तो ऑर्बिट इलिप्ट, तो खाली एक ही टाइप का ऑर्बिट बचेगा, वो बचेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब बात ये है कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो इतनी मैकेनिकल एनर्जी होगी, इतनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में कितनी मैकेनिकल एनर्जी होती है? ये बेटा ये पता है क्या है? ये है -g/m। दिस इज ये आर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट बनता है तो इतनी मैकेनिकल एनर्जी बनती है। ए इज सेमी मेजर एक्सिस, ठीक? तो यदि हमने फायर किया कितनी स्पीड से? ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड से। जब ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड से फायर करते हैं तो जहां से हमने फायर किया वहीं पर जो ऑर्बिट बनेगा, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताई। कैलकुलेशन दोबारा बताऊं? मुझे लगता है सारी चीजें आपको याद होगी। तो कैलकुलेशन मैंने ऐसे की बच्चों, फिर भी दोबारा ही बता देता हूं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी बन गई? क्योंकि यहां से डिस्टेंस तो r प्लस एच है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो उतनी -g/m डिवाइड बाई r प्लस एच, और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी? काइनेटिक एनर्जी क्योंकि उसको हमने कितनी वेलोसिटी से फायर किया है? v नॉट से कम वेलोसिटी से फायर किया है। तो v नॉट से कम वेलोसिटी से फायर किया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इससे कम होगी। और ये कितनी है? इतनी है। तो इससे कुछ कम कर दूं, यानी -g/m डिवाइड बाई 2r प्लस एच से कुछ कम कर दूं, यानी इससे कुछ कम कर दूं, तो इतनी मैकेनिकल एनर्जी हुई। तो इतनी मैकेनिकल एनर्जी से हमने इसको फायर कर दिया, यूं कह लीजिए। अगर v नॉट से कम स्पीड से फायर किया तो इतनी मैकेनिकल एनर्जी से फायर किया। इसको सिंपलीफाई कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई, ये सारा मिलकर कितना हो जाएगा? -g/m डिवाइड बाई 2r प्लस एच माइनस एक्स। तो ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, जो इसमें से कुछ ना कुछ चीज कम होगी, तो इससे कुछ कम हो गई। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये जो भी कुछ है, इससे कुछ कम है। क्योंकि एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतनी होती है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज लेसर देन दिस। बस ये कंक्लूजन हमारा आया। उसके बाद तो अपने आप ही आपके पास कैलकुलेशन है, इतना मैथमेटिक्स सबको आता है। इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लिया, इसको ले आए, इधर पॉजिटिव होगा, उसको ले गए, उधर पॉजिटिव होगा, जीएम से जीएम काट दिया, तो आंसर क्या आएगा? आर प्लस एच इज ग्रेटर देन ए। दिस इज आर प्लस एच, दिस इज आल्सो आर प्लस एच। ये काले से काला, काले से काले तक ये 2r प्लस एच है, 2r प्लस एच, यानी सर्कुलर ऑर्बिट की डायमीटर 2r प्लस एच, सर्कुलर ऑर्बिट की डायमीटर ग्रेटर होगी किससे? इलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस के, मेजर एक्सिस के। इसका मतलब हो गया इलिप्स जो सर्कुलर ऑर्बिट बनता उसकी जो डायमीटर होती उस वो ग्रेटर है किससे? इलिप्स की मेजर एक्सिस से। यानी ये तो है डायमीटर किसकी? सर्कुलर ऑर्बिट की। तो इलिप्स की मेजर एक्सिस, ये इलिप्स भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल होता है, धरती में नहीं गिरता। तो जो इलिप्स बनेगा कैसा बनेगा? इस सर्कुलर ऑर्बिट से छोटा बनेगा, समझ रहे? जहां से फायर किया है ये तो फिर दूरतम पॉइंट होगा, सबसे दूर वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? पेरिजी हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये वाला इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर धरती का सरफेस हट गया। आई थिंक अब तो सबको समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट क्या बन गया? ये पॉइंट बन गया अपोजी, समझ गए? साथ में आप ये बात भी ध्यान रखें, सर्कुलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है जी, वहीं से कोई भगवान जी आए उड़ते उड़ते आकाश में, और उस घूमते सैटेलाइट की कुछ एनर्जी छीन के चले गए, उसका कुछ रस पी गए भगवान जी। भगवान जी के दूत आए नारद मुनि टाइप के, या हमने कुछ ऐसा दूत भेजा जो क्या कर दे? हमारे सैटेलाइट की कुछ एनर्जी चूस ले, उसको ले जाए कहीं ना कहीं से, किसी इवेंट से। कोई इवेंट हुआ ऐसा, सपोज ऐसा हुआ, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ सैटेलाइट कैसे ऑर्बिट में घूमना शुरू हो जाएगा बालकों? और वो पॉइंट क्या बन जाएगा? शाबाश शाबाश, बोलो। इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा बिल्कुल। और जिस पॉइंट पर भगवान जी ने आकर उसकी एनर्जी चूस ली, वो पॉइंट क्या बन जाएगा उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का? शाबाश, ये बड़ी बातें हैं।
इसी प्रकार इन्हीं बातों को इस्तेमाल करके हम ऑर्बिट चेंज किया करते हैं। अगर किसी घूमते सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज करना है तो इस प्रकार की बात ही करनी पड़ती है स्पेस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को। यस यस प्रियांशु राव, आपको समझ में आ गया तो वही पॉइंट अपूजी बन जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा। वो जिस पॉइंट पर एनर्जी चूस ली गई वो अपूजी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। शिवानी भी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सार भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। विवेक बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। विवेक पॉइंट विल बिकम अपूजी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड सार बिल्कुल ठीक। एंड दिस तनिष्का रुस्तगी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनन्या बिल्कुल ठीक, शाबाश। ध्रुव बिल्कुल ठीक। शुभम बघेल बिल्कुल ठीक। दीपेश बिल्कुल ठीक। दिस आयुष, आपने आधी बात लिखी है। डिम्पी आधी बात लिखी है। डिम्पी जो तुम पूछ रहे थे तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और सपोज यहां पर ऐसा हो जाए सर्कुलर ऑर्बिट में आराम से सैटेलाइट घूम रहा था, अब तुमसे नहीं पूछूंगा मैं ही, क्योंकि तुम मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे आंसर दे देंगे और ठीक देंगे। अब इस बात को समझे। और सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, काले वाले डबल शील्डेड वाले ऑर्बिट में, इसमें तो यहाँ घूम रहा था। यहाँ पर कोई भगवान के दूत महाराज आए और उन्होंने इस घूमते हुए सैटेलाइट की एनर्जी इंक्रीज कर दी। तो यहीं से शू क्या बन जाएगा, यहीं से इलिप्टिकल ऑर्बिट बन जाएगा। और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पेरिजी। और बाय द वे एनर्जी पता है कितनी कर दी, एनर्जी बाहर से आने वाले दूत ने, ध्यान से सुनना, इसका उत्तर मांगूंगा आपसे मैं। अभी तो पहले वाला प्रश्न जो मैंने अभी बोला था एक्टिंग के साथ वापस बोलता हूं। भगवान जी ने यहां पर आकर, भगवान जी के दूत महाराज ने आकर यहां पर इसकी एनर्जी बढ़ा दी। तो जैसे ही एनर्जी भगवान जी के दूत महाराज बढ़ाएंगे, ये सर्कुलर ऑर्बिट के बजाय क्या बन जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट बन जाएगा। कौन से वाला, ये वाला इलिप्टिकल ऑर्बिट बन जाएगा। ये वाला इलिप्टिकल ऑर्बिट बन जाएगा। कौन सा, एफ वाला। और ये पॉइंट क्या बन जाएगा इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का, ये बन जाएगा पेरिजी बन जाएगा। इस बात को समझ रहे होगे। पूरी कैलकुलेशन इससे उल्टी कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी। साथ में ये बात भी है जो चौथी बात मैं कहूंगा, फिर अगला प्रश्न फिर पूछूंगा। अगर अगर u की वैल्यू v नोट से ग्रेटर हो तो सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ये इसको मैं क्या कर दूंगा, फिर इसको ग्रेटर कर दूंगा, ग्रेटर। इसको मैं ग्रेटर कर दूंगा तो इसको कर दूंगा ग्रेटर। इसको ग्रेटर कर दूंगा तो इसको बोल दूंगा फिर लेसर। इसको बोल दूंगा लेसर। तो यदि हमने इस पॉइंट से फायर किया ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा स्पीड से, तो बताओ कैसा ऑर्बिट होगा। अब मुझे मालूम है आंसर लिख दोगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा और पाथ कौन सा बन जाएगा, एफ। समझ में आ रही बात आपको। तो इस रास्ते पे सैटेलाइट घूमेगा। हाँ बिल्कुल ठीक लिखे हो प्रियांशु, अंजलि, प्रियांशु राव भी। प्रियांशु तुम्हारा नाम मैंने तुम्हारी बहन के नाम के साथ लिख रखा है, इसलिए कई बार वो नाम बोल जाता हूँ बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिखे हो बच्चों। अच्छा आप ध्यान से सुनना, अगर यहीं पर जो स्पीड दी हमने, या फिर यूं कह लीजिए भगवान के दूत ने आकर सर्कुलर ऑर्बिट था, इसकी एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी इतनी बढ़ा दी कि ये बन गया ऑर्बिट कैसा, इलिप्टिकल बन गया। और ये पॉइंट बन गया पेरिजी और बहुत दूर तक ये जाएगा। अगर इतनी एनर्जी बढ़ा दी कि काइनेटिक एनर्जी दुगनी कर दी, यहीं पर जितनी काइनेटिक एनर्जी थी ना सर्कुलर ऑर्बिट में, उससे दुगनी कर दी, तो बताओ क्या हो जाएगा। शाबाश, शाबाश 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 शाबाश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, शाबाश शाबाश। बिल्कुल ठीक लिख दिया है, बिल्कुल ठीक लिख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सो गुड। इतने सारे बच्चों ने ठीक लिख दिया है। सबका नाम लूंगा मैं अभी, लेकिन बच्चे भी टाइप कर रहे हैं। लिख दिया है बच्चों ने तो। सारी इज टाइपिंग, आयुष इज टाइपिंग, यू गो ऑन टाइपिंग। शिवानी, अभी टाइप हो गया बच्चों का, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। नो शिवानी। दीपेश, दीपेश मैंने पहले भी कहा था, बता यार ये कौन सा दीपेश है।
दिपेश आपने बिल्कुल ठीक लिखा, नमन आपने बिल्कुल ठीक लिखा, अनन्या बिल्कुल ठीक लिखे हो आप, मिलन बिल्कुल ठीक लिखे हो, कृति बिल्कुल ठीक लिखे हो, एंड प्रियांशु शर्मा नहीं बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, बताऊंगा मैं भी। भवेश बिल्कुल ठीक लिखे हो। समन हैज रिटन एग्जैक्टली इन माय लैंग्वेज, प्रियांशु राव आई लाइक इट, एस्केप टू भगवान जी बिल्कुल ठीक, शाबाश, गुड गुड। कतैनी बिल्कुल ठीक लिखी है, ध्रुव बिल्कुल ठीक लिखा हो, ध्रुव ने ट्रेजेक्टरी बता दी है, क्लास की बात इसको याद भी है, गुड। विवेक आप बिल्कुल ठीक लिखे हो, सुमित बिल्कुल ठीक लिखे हो, जिम्पी बिल्कुल ठीक लिखे हो, आयुष इज टाइपिंग फॉर ए लॉन्ग व्हाइल, दीपेश, अच्छा मेडिकल वाला दीपेश है, ठीक है ठीक है, एंड तन्वी बिल्कुल ठीक लिखे हो। भाई अगर इसको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर डबल कर दें तो पता है स्पीड यहाँ पर कितनी हो जाएगी, पांचवा केस आ जाएगा, स्पीड की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स वी नॉट, और इतनी स्पीड तो एस्केप स्पीड होती है। तो यहीं से अगर इसको इतनी स्पीड से फायर करते हैं, स्पीड यू की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स वी नॉट, तो सर्कुलर ऑर्बिट भी नहीं बनेगा, इलिप्टिकल भी नहीं बनेगा, सीधा सीधा ऑर्बिट जो बनेगा ना बच्चों। प्रियांशु शर्मा ध्यान रखना, यहीं से ये मैथमेटिक्स में मुझे नहीं मालूम तुम कभी इन चीजों को पढ़ोगे, लेकिन इस ढंग से तो नहीं पढ़ोगे। इसका ऑर्बिट ऐसा बनेगा, ऑर्बिट ही नहीं बनेगा, आई एम सॉरी, इट विल बिकम ओपन हाइपरबोला, हाइपरबोलिकली इट विल गो हाइपरबोलिकली टू, इसकी ट्रेजेक्टरी हाइपरबोलिक होगी और वो इन्फिनिटी पर एस्केप हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, जो स्पीड, ये जो स्पीड की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 इंटू वी नॉट, इसको सेकंड कॉस्मिक स्पीड बोलते हैं, और इससे अगर ज्यादा है तो उस स्पीड को फिर थर्ड कॉस्मिक स्पीड बोलते हैं। इससे ज्यादा है तो मतलब इन्फिनिटी पे गया, और इन्फिनिटी फिर वो एक अजीब सी बात हो जाती है, लेकिन बोलनी पड़ती है, इन्फिनिटी पे जाकर भी वो रुका नहीं है, वो चलता ही चला जा रहा है। तो मैंने ये सारी बातें बता दी हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है आपने। कई बार सैटेलाइट पे ही हम, कोई सैटेलाइट है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ध्यान से सुनना, एक न्यूमेरिकल भी डाल रखा है नोट्स मैंने, और कुछ न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूं मैं आपको, जो कि इन चीजों, ये चीज बहुत, ये बड़ा डिस्कशन है, छोटी सी बात थी लेकिन बात बड़ी है। हालांकि ये बात छोटी सी है लेकिन ये सारी बात बहुत बड़ी है, इसका इस्तेमाल करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ध्यान से सुनना अगली बात मैं जो बोल रहा हूं, कि यदि हम किसी सैटेलाइट के सरफेस पे पहुंच गए, और वो सेटल और सरफेस पे पहुंचे हम इस प्रकार से कि पहुंचने से पहले हमने अपनी स्पीड उतनी ही कर ली थी जितनी की ऑर्बिटल स्पीड थी, जिससे उसका लीनियर मोमेंटम हम चेंज ना होने दे पूरे ऑब्जेक्ट का। तो किसी सैटेलाइट के सरफेस पे हम भगवान जी के दूत बनकर पहुंच गए, उतनी स्पीड से उसमें जा मिले जो कि ऑर्बिटल स्पीड है, तो सरफेस के कंपैरिजन में रेस्ट पे आ गए, उस पर आराम से बैठ के चाय पानी पी रहे हैं हम। और फिर बाय द वे हमने सरफेस पे बैठे बैठे ही, हमारे पास कोई ऐसा जादू है, बगैर लीनियर मोमेंटम चेंज किए, किसका भाई, सैटेलाइट का, यानी बगैर उसकी ऑर्बिटल स्पीड चेंज किए, बाय द हमने कोई चीज फायर कर दी, जिधर सैटेलाइट जान लग रहा है उसी डायरेक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट सम वेलोसिटी से। ध्यान से सुनना, मैं सैटेलाइट के सरफेस बैठ गया, चाय पी रहा हूं, और चाय पी के मैंने क्या कर दिया, मैं भगवान का दूत हूं, मैं बहुत कुछ जादू कर सकता हूं, मैंने कप को फेंक दिया इधर, कप को फेंक दिया मैंने सैटेलाइट से बाहर। ऑफ कोर्स उसकी वेलोसिटी मैंने सैटेलाइट के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ तो दी है, तो बताओ वो कप कहां जाएगा। बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं फेंका मैंने, यानी इतनी स्पीड से नहीं फेंका कि वो एस्केप हो जाए, तो बताओ क्या होगा उस कप का, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल प्रियांशु शर्मा बिल्कुल ठीक बात, प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट कम बैक प्रियांशु शर्मा, बिल्कुल प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक बात लिखे हो भाई, शाबाश, मजा आ गया बच्चों पढ़ाकर आप लोगों को। नहीं शिवानी, नहीं शिवानी, ओ शिवानी, नहीं शिवानी, क्या बन जाएगा, वहीं से, वहीं से वो सैटेलाइट बन जाएगा, एक और सैटेलाइट बन जाएगा, कौन से सैटेलाइट, इलिप्टिकल पाथ वाला, ये पॉइंट बन जाएगा पेरिजी, और ये पाथ एफ 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 पाथ चालू हो जाएगा, समझ रहे, क्लियर है। बट ध्यान रखें, अगर सच्चाई की बात है, सच्चाई की बात है कि मैं भगवान का दूत नहीं हूं, और मैं चाय का कोई कप तेजी से इधर फेंकता हूं, तो जिस सैटेलाइट में बैठा हूं वो कुछ स्लो हो जाएगा,
वो स्लो हो जाएगा तो एक जो सर्कुलर पाथ था उसके बाद दो इलिप्टिकल पाथ बन जाएंगे। एक तो इलिप्टिकल पाथ मेरे चाय के कप का बन जाएगा ये वाला, और एक इलिप्टिकल पाथ किसका बन जाएगा, सैटेलाइट का, क्योंकि सैटेलाइट की स्पीड यहीं पर कम होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं जो मैं अभी करवाने वाला हूं। बेटा अब वो जो डेरिवेशन हैं, जिस प्रकार से मैंने एक डेरिवेशन नहीं करवाया कि अगर कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, और वो अट्रैक्टिव नेचर का है, और कितनी मैग्नीट्यूड है उसकी, a डिवाइड बाई r की पावर n, और n की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 1 बट लेसर देन 3। तो जो बाउंड स्टेट बनेगी, ये बाउंड जो पाथ बनेगा, या तो सर्कुलर बनेगा या एलिप्टिकल बनेगा। बेटा वो डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा तुम्हें अभी। मुझे पहले तो ये बताएं, क्या आप हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह सब पढ़ चुके हो क्या मैथमेटिक्स में? विवेक आप बताओ जरा, क्या ये पढ़ चुके हो आप? नहीं पढ़े हो ना? ओके, ओनली पैराबोला पढ़े हो ना, कोई बात नहीं। जब भी आप पढ़ोगे, अगर वो पढ़ भी लेते होते हैं तो भी उस पढ़ाई को भी यूज करके अभी वो डेरिवेशन आप नहीं कर सकते थे। उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स और भी लगेगा, मैथमेटिक्स लगेगा मतलब फिजिक्स से मैथमेटिक्स की बात है। कुछ और डेरिवेशन हमें करने पड़ेंगे जो मैं जरूरी नहीं समझता आपको सिखाऊं। हो सकता है कभी करवा भी दूं, टाइम मेरे पास बचे तो मुझे डेरिवेशन करके बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा? वो डेरिवेशन थोड़ा लंबा चौड़ा है, आपके सिलेबस में 12th क्लास के मैथमेटिक्स तक में भी नहीं है, तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। समय लगा तो करवा दूंगा। फिर तो ये सोच लीजिए केपलर फर्स्ट लॉ का भी मैंने डेरिवेशन करवाना पड़ेगा। एक चीज और बता दें, मैंने बताया था अभी, आपने ध्यान शायद ना दिया, ये पाथ भी है, दिस विल बी विच इज एन आर्क ऑफ एन एलिप्स। ये क्वेश्चन आते हैं और नीट वालों के ज्यादा आते हैं। ये जितना काम करवाया है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कम है, मेडिकल वाले बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है बहुत सारे, क्यों नहीं है वो तो वो जाने। वो मेरे से अगर क्वेश्चन पूछेंगे इन चीज आज की लर्निंग से रिलेटेड तो बड़ी डांट भी पड़ेगी उन लोग को, बट ये सारे नीट के क्वेश्चन हैं। दिस विल बी द आर्क ऑफ एन, दिस इज एन आर्क ऑफ एन इलिप्स, ये इलिप्स की एक आर्क है। एंड कृति, दिस आर्क ऑफ इलिप्स विल बिकम ए पैराबोला इफ, बताओ क्या बताया था मैंने, व्हेन दिस एच इज मच मच लेसर देन रेडियस ऑफ अर्थ। जब ये एच की वैल्यू धरती के रेडियस से काफी कम है तो जो एलिप्स की आर्क है ये पैराबोला की ही कोई पार्ट बन जाएगा, पैराबोला की आर्क बन जाएगी। ठीक है बच्चों? चलो अब तो सारा कुछ हो गया है, ये चीजें मैंने बता दी हैं। इस थोड़ी सी डिस्कशन में बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी है। आगे चलते हैं बच्चों। एक बहुत आसान क्वेश्चन है, मेडिकल एंट्रेंस के लिए भी जरूरी है, और क्योंकि जैसे हमारे आरपीएस की टेस्ट सीरीज चलती है उसमें कई बार तो मेडिकल एंट्रेंस वाला पे जो नीट वाले बच्चों का जो हम मॉक टेस्ट करते हैं, ये जैसे भी हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसका जो भी नाम है बच्चों, नीट वालों का थोड़ा मुश्किल आ जाता है, जेई मेंस वाला थोड़ा सा आसान आ जाता है। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको मालूम होना चाहिए। वहां से हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस करने की। ये भाई सन है, कोई कोमेट, कोई कोमेट का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड सन, कोई कोमेट है जिसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड सन इज 125 इयर्स। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बन सकता है। मैंने जानबूझ के वैल्यूज इस प्रकार से लिखे जिससे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ए कोमेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन विद टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 125 years and its perihelion distance, sorry, its perihelion distance from sun is 5 astronomical units. You must know that what is one astronomical unit. One astronomical unit है बच्चों धरती का सन के चारों तरफ जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू वन को हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो टेक केयर, व्हाट क्वेश्चन अभी स्टेटमेंट समझ ले, कोई कॉमेट है जो सूरज के चारों तरफ इतने टाइम पीरियड से रिवॉल्व कर रही है और उस कॉमेट का जो पेरिहिलियन डिस्टेंस है
5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो उसका एपिलियन डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। फाइंड द एपिलियन डिस्टेंस ऑफ द कॉमेट फ्रॉम सन। जल्दी से करके बता दीजिए। नहीं प्रियांशु राव, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बेटा। हिंट दे देता हूं, यूज केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। नहीं रोनित, गड़बड़ कैलकुलेशन होगी बेटा। नहीं अनन्या, गड़बड़ कैलकुलेशन होगी बेटा। नहीं नमन, ज्यादा गड़बड़ कैलकुलेशन होगी बेटा। तनिष्का रस्तगी, बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन होगी बेटा, शाबाश। रचित, गड़बड़ कैलकुलेशन हो गई यार। चलो कर लेते हैं बच्चों। मैं अगर धरती की बात करूं, पहले अर्थ की बात कर दे, अर्थ का ऑर्बिट दिखा देता हूं। अर्थ का ऑर्बिट इतना ज्यादा एलिप्टिकल नहीं है, लगभग लगभग सर्कुलर ही है। अर्थ का सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट है नियरली एलिप्टिकल, नियरली सर्कुलर है, थोड़ा सा एलिप्टिकल है। दोनों फोकसों के बीच का डिस्टेंस न के बराबर है, बहुत कम है, मतलब है बट एवरेज वैल्यू से कंपेयर करें तो नेग्लिजिबली स्मॉल बन जाता है। तो ये ए, धरती की बात कर रहा हूं, धरती की। तो केपलर थर्ड लॉ लगाया मैंने धरती के लिए, फॉर धरती। धरती के लिए केपलर थर्ड लॉ लगाया, टी स्क्वायर। धरती का टेम्परेचर रेवोल्यूशन कितना है? 1 ईयर। तो 1 ईयर का स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको याद होगा, 4 पाई स्क्वायर जी डिवाइड बाई एम। एम इज मास ऑफ सन इनटू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। धरती की ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका क्यूब। ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसकी बात करते हैं, किसकी? कॉमेट की बात करते हैं। कॉमेट, धरती का ऑर्बिट मैंने मिटा दिया, कॉमेट का ऑर्बिट दिखा दिया। अब कॉमेट दिख, चलो धरती का भी रहने देता हूं भाई, धरती का भी रहने दिया मैंने। ये तो अर्थ का था ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट था, अर्थ का ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ अर्थ। दिस वाज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है, और ये था क्या? ये था ए, ये था ए। दिस डिस्टेंस इज ए, दिस इज अर्थ, अर्थ। अब दिखा दूं क्या? अब दिखा दूं बच्चों मैं कॉमेट। अब एक्चुअली ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो मेरे को डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कॉमेट का, तो मुझे मिटाकर ही बनाना पड़ेगा बच्चों। आई एम रबिंग इट ऑफ। धरती का तो समझा ही दिया है मैंने, क्योंकि बोर्ड पे 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर धरती को साथ में दिखाऊंगा, दिखाने की जगह है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूं भाई। अब कॉमेट का ऑर्बिट दिखा देता हूं। कॉमेट इस प्रकार से सूरज के चारों तरफ घूम रही है, ऐसे। R1, this is R1 and R1 is given to be 5 astronomical units and T is given to be 125 years. कॉमेट का ऑर्बिट बना देता हूं बच्चों। ये मैंने बना दिया कॉमेट का ऑर्बिट। ये R1 और ये R2 and you know R1 plus R2
इज इक्वल टू 2a, ये आपको मालूम है। ये कॉमेट का ऑर्बिट दिखाया बच्चों मैंने, कॉमेट 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 के लिए केपलर्स थर्ड लॉ लगा दूं, 125 ईयर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई GM इंटू ए का क्यूब। ए हमने निकालना है, हमें मालूम नहीं कॉमेट के ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी है। डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया तो बच्चों क्या आ गया, 125 ईयर से तो ईयर कट जाएगा, 125 का स्क्वायर आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ईयर से ईयर कट गया है, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कट गया, GM से GM कट गया, ये आ गया A डिवाइड बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्यूब। ये रिलेशनशिप आगे डिवाइड करते ही, ये क्या है भैया, 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है ना, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब का स्क्वायर, क्यूब रूट ले लिया तो A डिवाइड बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, तो A कितना आ गया, 25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गया। तो सेमी मेजर एक्सिस 25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। हमें क्या निकालना था, हमने R2 निकालना था, R2, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2a, 2a कितना भाई, 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो R2 कितना, 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माइनस R1, R1 कितना है, 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो कितना आया, 45 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो कॉमेट का जो एपीलियन डिस्टेंस है सन से वो 45 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आया। हाँ नमन आपका बिल्कुल ठीक है, और भवेश ने बिल्कुल ठीक कर लिया था, तनिष्का, हाँ बिल्कुल ठीक, तनिष्का ने पहले ही लिख दिया था, शाबाश, गुड एंड ओके एवरीवन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बट आसान क्वेश्चन भी करवाना था। देखो ये कांस्टेंट सारे कट जाने हैं, तो इनके वैल्यूज के बारे में चिंता नहीं करनी है, जैसे ही करना शुरू करेंगे सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। कोई सैटेलाइट है किसी प्लेनेट के चारों तरफ, ये कोई प्लेनेट है, प्लेनेट M मास का प्लेनेट ले लिया मैंने, इस प्लेनेट के चारों तरफ कोई सैटेलाइट M मास का प्लेनेट है, इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, R रेडियस के, कैपिटल R रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में, कैपिटल R में अब इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस ले रहा हूं, दिस इज द सर्कुलर ऑर्बिट। ओहो डायग्राम ही थोड़ा खराब हो गया मेरा, दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं बालकों। तो दिस इज द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R, ये कोई सैटेलाइट है, सॉरी प्लेनेट है, कैपिटल M मास का मैंने ले लिया, वैसे ही कैपिटल M मास दिखा दिया, कैलकुलेशन में नहीं आएगा ऑल्दो, और इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट है, ऑर्बिटल स्पीड v0 है, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कैपिटल R है, कैपिटल R है, v0 की वैल्यू भी बच्चों आपको मालूम है, v0 की वैल्यू कितनी है आपको मालूम, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू m डिवाइड बाई R। हुआ क्या, भगवान जी ने कुछ करना था, इस प्लेनेट के मास से 1/10 मास का कोई उल्का पिंड, चलो इसका मास 10m लिख देता हूं,
10m मास का तो ये है बच्चों 10m मास का ये सैटेलाइट है। m मास का कोई मीटरॉइड बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी तरफ आया और इससे कोलाइड किया। कोलिजन से जस्ट पहले इसकी स्पीड u थी। m मास का मीटरॉइड आया, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में बाहर से आया और ये जो सैटेलाइट है जो घूम रहा है जिसका मास इससे 10 गुना है बच्चों, 10 गुना मास है इसका। कितना मास है? 10m मास है। इससे टकराया, टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड u है और टकरा के इसके अंदर धस गया, टकरा के इसके अंदर एम्बेड हो गया, इससे चिपक गया, यूं कह लीजिए। चिपकते ही ऑर्बिट चेंज हो गया भाई, किसका? सैटेलाइट का। अब सर्कुलर ऑर्बिट के बजाय वो एलिप्टिकल ऑर्बिट बन गया और उस इलिप्टिकल, क्योंकि एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जो ऑर्बिट बनता है उसका पेरिहिलियन डिस्टेंस, क्या जो ऑर्बिट बनता है उसका पेरिहिलियन डिस्टेंस r से कुछ कम होगा। कितना होगा? r/2 होगा। लिसन, यहीं से इसमें ये गड़ गया, गड़ने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी u थी और u किधर थी? वर्टिकली डाउनवर्ड थी। इसी में गड़ा रह गया है, ऑर्बिट चेंज हो गया सैटेलाइट का। अब टोटल सैटेलाइट 11m मास का हो गया और जो ऑर्बिट चेंज हो गया वो एलिप्टिकल ऑर्बिट की पेरिहिलियन डिस्टेंस, क्या कौन सा डिस्टेंस? पेरिहिलियन डिस्टेंस r/2, r दिस ये रेडियस जो है इसका आधा हो गया। तो बताओ जब ये टकराया, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी जो u थी वो कितनी थी, वो हमने निकालनी है। मैं सोल्व कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की आपकी हिम्मत आ जाएगी। तो भाई सपोज यहीं पर ये r/2, यहाँ पे ये तो r/2 है नहीं, तो यहीं से ऑर्बिट चेंज होना शुरू होगा। कैसे होगा मैं बता देता हूं तुम्हें, यहीं से एक बार बताना शुरू करूं। देखो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी v0। कुछ बातों के लिए आप तैयार रहे, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वैसे नहीं करवाना है, समझ समझ के मैंने आपको करवाना है। तो ध्यान से पहले तो ये देख ले क्या प्रश्न आपको क्लियर हो गया। मैं 10 तक गिनती गिनता हूं, नहीं क्लियर हुआ तो मेरे से पूछ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। मीटिंग इज होस्ट, हु इज द होस्ट? होस्ट आप अलग से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? प्रवेश, प्रवेश रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं। अगर मैं किसी को होस्ट बनाता हूं वो अलग से रिकॉर्डिंग ना करे। व्हाई आर यू रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग के लिए मैंने पहले ही शुरू में, मैं अपने आप जब होस्ट होता हूं तो मैं अपने आप को अलाउ करता हूं और उसके बाद होस्ट किसी और को बना देता हूं। तो होस्ट किसी और को अलाउ ना करे रिकॉर्ड करने के लिए। आपको पहली बार होस्ट बनाया प्रवेश, आपने पहली बार ही गड़बड़ कर दी है। प्रवेश, explain me why are you doing that? I'm here, my teaching has been stopped. When recording at my end is going on. मेरे पास नोटिस आया था होस्ट हैज, ओके, होस्ट इज रिकॉर्डिंग, तो होस्ट तो क्या मैं दोबारा बन गया? क्योंकि मैं तो चलो कोई नहीं, चलो बाद में करते हैं। बट आगे अगर तुम्हें किसी को भी होस्ट बनाता हूं तो वो किसी भी और, क्योंकि होस्ट अलाउ कर सकता है किसी और को भी रिकॉर्ड करने के लिए, तो किसी और को रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ ना करे। ध्रुव हैज सेड प्लीज आस्क द होस्ट टू एडमिट मी। प्रवेश, उसको ध्रुव को एडमिट कर लो, शायद वो आउट हो गया होगा। कोई नहीं प्रवेश,
ओके प्रवेश, कोई बात नहीं, कोई नहीं, फिर कर लें, कोई नहीं बच्चे, उसको ध्रुव को ऐड कर लो, मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाना है। क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है, फिर दोबारा से क्वेश्चन बता दो सर। कोई नहीं प्रवेश, आई ट्रस्ट यू, उसको ध्रुव को आप एडमिट कर लो। मिलन प्रश्न ये है बेटा कि कोई सैटेलाइट धरती के चारों तरफ या कोई और प्लेनेट हो, या फिर ये सन है तो सन के चारों तरफ ये कोई प्लेनेट घूम रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सपोज सर्कुलर ऑर्बिट है, और सर्कुलर ऑर्बिट है तो जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड है कितनी होगी, स्क्वायर रूट जीएम डिवाइड बाई आर होगी। इतनी ऑर्बिटल स्पीड से सर्कल में घूम रहा है। ठीक है मिलन एंड एवरीवन। तो क्या हुआ, कोई खगोलीय घटना, कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ, बाहर से आने वाला कोई एस्ट्रॉयड, कोई कोई एस्ट्रॉयड जैसी कोई चीज, कोई बाहर से उल्का पिंड, कोई वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी तरफ आया, और इसका मास, उल्का पिंड का मास इसके मास से, किसके मास से भाई, घूमते हुए सैटेलाइट के मास से 10 गुना कम है। क्योंकि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन जाने में दिक्कत होगी, तो मैंने इसका मास 10 m ले लिया और इसका मास m ले लिया। तो 10 m मास का सैटेलाइट है, वो घूम रहा है ऑर्बिटल स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में। m मास का कोई उल्का पिंड आया, वो इससे वर्टिकल डायरेक्शन में टकराया, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इधर से आया, इसके टक्कर मारी और टक्कर मार के इसमें ही गड़ गया। टोटली इनइलास्टिक कोलिजन थी, इसमें ही वो चिपक गया जाकर। और तो आपको मालूम है एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, काफी बहुत सारी हीट एंड साउंड वगैरह प्रोड्यूस हो गई। तो ये जो कोलिजन का इवेंट था, ये कंजर्वेटिव इवेंट नहीं था, रेडिएटिव इवेंट था। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगी वो मैकेनिकल एनर्जी जितनी थी उससे कम हो जाएगी। तो ऑर्बिट ये सर्कुलर नहीं रहेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा। तो जो एलिप्टिकल ऑर्बिट बना, अब उस एलिप्टिकल ऑर्बिट का पेरिहिलियन पॉइंट या पेरिजी पॉइंट यहां से r/2 डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस r है ना बेटा, इससे इतना, यानी इसका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा उसका पेरिजी r/2 है। तो यदि ऐसा है, तो जो उल्का पिंड इसके अंदर आकर गड़ गया था, गड़ने से जस्ट पहले उसकी स्पीड हमने जो u माननी थी, u कितनी है ये कैलकुलेट करनी है, ये प्रश्न है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको कैसे मैं करवाऊं, ध्यान से आपने मेरी बातों का उत्तर देना है। क्योंकि कोलिजन इवेंट में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने देख ली, एक डायरेक्शन तो ये और एक डायरेक्शन ये। इस डायरेक्शन में इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था, 10 m इंटू वी नोट। तो इस डायरेक्शन में फाइनल लीनियर मोमेंटम भी इतना ही रहेगा, लेकिन फाइनल मास कितना है, 11 m। ध्यान से सुने, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन देख ली, एक तो ये और एक ये। कोलिजन से जस्ट पहले इस डायरेक्शन में टोटल लीनियर मोमेंटम कितना था, और इस डायरेक्शन में टोटल लीनियर मोमेंटम कितना था। पहले वाले पर्सन को बोल दूं 1, दूसरे वाले को बोल दूं 2। कोलिजन से जस्ट पहले इस डायरेक्शन में इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था, और इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कितना था, जल्दी से बताएं। चलो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, टाइम कम है। तो भैया इस डायरेक्शन में तो कितना था, आपके सामने अभी लिखा था मैंने, इस डायरेक्शन में था 10 m इंटू वी नोट। कोलिजन के बाद जो भी वेलोसिटी होगी सैटेलाइट की, तो कंबाइंड मास होगा, उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर ले लूं, एक इधर ले लूं। तो इधर कंपोनेंट सपोज मैंने v1 ले लिया, तो दिस इज इक्वल टू 11 इंटू m इंटू v1। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, v1 की वैल्यू आ गई 10/11 वी नोट। और सिमिलरली कोलिजन से जस्ट पहले इधर कितना मोमेंटम था टोटल, m इंटू यू। कोलिजन से जस्ट पहले इधर कितना मोमेंटम था, m इंटू यू। कोलिजन के बाद भी इधर मोमेंटम इतना ही रहेगा, कोलिजन के बाद लेकिन मास कितना है, 11 m। 11 m इंटू v2, m से काट दिया है, v2 की वैल्यू कितनी आ गई, u डिवाइड बाई 11। और एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपकी अभी फिनिश हो गई।
यानी 11 एम मास का पार्टिकल जब घूमना शुरू होगा उसकी वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट तक कितना होगा? अब इधर तो कंपोनेंट होगा u डिवाइड बाई 11 और इधर कंपोनेंट कितना होगा? इधर कंपोनेंट होगा v1, इसको तो बोल दूं क्या? v2, तो v2 तो इधर और v1 इधर, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी 11 एम मास की, इधर वेलोसिटी होगी ऐसे 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 वेलोसिटी होगी v वेलोसिटी। तो जैसे ही कोलिजन होकर 11 एम मास का पार्टिकल होगा, 11 एम मास के पार्टिकल की वेलोसिटी इधर होगी, इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट बोल दिया मैंने v1 इतना निकाल दिया और v2 इतना निकाल दिया। मैंने क्या यूज कर दिया? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये बात समझ में नहीं आई तो अब आप अभी तुरंत का तुरंत पूछ लेंगे। एक दो तीन चार पांच छह 7 8 9 10, शायद सबको समझ में आ गई। तो इसका रास्ता भैया ये थोड़ा सा, ये मैंने काफी ज्यादा कर दिया, इधर तो बहुत कम वेलोसिटी होगी, इधर तो काफी कम वेलोसिटी होगी, इधर थोड़ी ज्यादा होगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जितना वी नोट था उससे बस कुछ ही कम हुआ है वी वन उससे वी नोट से बस थोड़ा सा ही कम हुआ है, आप देख सकते हो। वी1 वी नोट से बस थोड़ा सा ही कम है, तो ये लिख दिया मैंने वी1 और ये u से काफी कम हो गया, u डिवाइड बाई 11, इसको लिख दिया v2। इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हुई v इधर होगी इधर, तो इस वेलोसिटी से यहाँ पर अब एलिप्टिकल पाथ बनना शुरू हो जाएगा और ये एलिप्टिकल पाथ का क्या डिस्टेंस होगा भाई? ये होगा पेरिजी। और पेरिजी कितना डिस्टेंस है? पेरिजी डिस्टेंस क्वेश्चन पूछने वाले ने पहले ही बता दिया है। पेरिजी डिस्टेंस, अब डायग्राम ठीक बनना थोड़ा मुश्किल होगा बच्चों, इसको ये कैलकुलेशन में यहाँ से मिटा देता क्योंकि मैंने डायग्राम बनाना है, तो मैं लिख देता हूं बच्चों v1 की वैल्यू तो कितनी आई? 10/11 v नॉट और v2 की वैल्यू आ गई कितनी? u/11। और अभी मैं बाद में ट्रेजेक्टरी बनाऊं, चलो ट्रेजेक्टरी बना देता हूं, ट्रेजेक्टरी बना देता हूं मैं, जो बनानी थोड़ी सी मुश्किल रहेगी मेरे लिए, थोड़ी सी बनानी मुश्किल रहेगी बच्चों, थोड़ी सी बनानी मुश्किल रहेगी क्योंकि ये r/2 दिखाना है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक r है, तो r/2 मैं यहाँ से दिखाऊंगा, तो ये r/2 दिखा दिया मैंने। नीला पेन यूज कर लेता हूं, ये सब बातें लिख दूंगा मैं, चिंता ना करें आप। यहीं से ये, यहीं से इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल होना शुरू हो जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट होना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार का एलिप्स बनेगा, इस प्रकार का एलिप्स बनेगा, इस प्रकार का एलिप्स बनेगा और ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों, बट आई हैव मेड दैट, लगभग लगभग मैंने बना दिया है। और यहाँ दिखा देता हूँ, ये बन गया ये, तो दिस डिस्टेंस इज r/2। ठीक है बच्चों, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये r/2 है और अब मैं कुछ चीजें बना लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि डायग्राम मेरा बन गया है। ये जो v वेलोसिटी से यहाँ पर अब 11 एम मास का 11 एम मास का 11 एम मास का एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट गया है, उसकी वेलोसिटी इस जगह पर v है और v का इधर कंपोनेंट कितना है? इधर कंपोनेंट है u डिवाइड बाई 11 जिसको मैंने v2 बोला है और इधर कंपोनेंट है जिसको मैंने v1 बोला है। ये कितना है? ये v1 की वैल्यू मैंने बोल तो दिया था v1, डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, इसको बोल दिया था मैंने v2 और इसको बोल दिया था मैंने कितना? v1 और v1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 v नॉट डिवाइड बाई 11, ये लिख दिया मैंने v1। अब जगह नहीं है यार, आप समझ जाएं इसको, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये वेलोसिटी v है, ये तो कौन सी पोजीशन है? पेरिहिलियन पोजीशन, पेरिहिलियन पोजीशन पे वेलोसिटी को हम हमसे हमेशा v1 लिखते होते हैं। तो भाई जो ऑर्बिट था उस ऑर्बिट में जो चेंज हुए वो आपके सामने है। आई थिंक क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, बढ़िया सी बात है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी सॉल्यूशन भी आपके सामने आ जाएगा और आपको पता चलेगा सॉल्यूशन बहुत आसान है सोल्व करना। चीजों के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी हो थोड़ी देर में पूछ लेना। अभी एक चीज और कर लूं, v की वैल्यू कैसे निकालूं? व्हाट इज v देन? सी द डायग्राम, व्हाट इज v? कोलिजन के तुरंत बाद v कितनी हुई? शाबाश शाबाश, हिंट देता हूं, यू कैन इजीली टेल मी द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। हिंट भी दे दिया मैंने, v स्क्वायर की वैल्यू आप तुरंत बोल सकते हो, शाबाश बोलो जल्दी।
You can easily tell me the value of v square. हाँ, बच्चों ने लिख दिया है। शाबाश, बहुत अच्छी है अनन्या, लड़की अच्छी है। शिवानी भी अच्छी लड़की है। नमन अच्छा लड़का है। प्रवेश, दोबारा से देखो। प्रियांशु शर्मा मिटा दियो। प्रियांशु राव अच्छा लड़का है, थोड़ा सा कम अच्छा है, कोई बात नहीं। विधि बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटा। एंड विधि थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए थे। तन्वी बिल्कुल ठीक लिखे हो। अंजलि बिल्कुल ठीक लिखे हो। शाबाश बेटा, गुड 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 गुड। बघेल जी आप भी बिल्कुल ठीक लिखे हो। शुभम बघेल ठीक लिखे हो बेटा, शाबाश, गुड गुड। देखो वी के दोनों कंपोनेंट आपके सामने बच्चों। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दबाजी में ठीक नहीं लिखे। वी का ये कंपोनेंट ये और ये कंपोनेंट ये, तो वी स्क्वायर कितना आ गया? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी क्या? 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 गुना में वी नॉट स्क्वायर प्लस u बटे 11 का स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 121। सो इट इज दिस। 121 कॉमन ले लेंगे जरूरत पड़ेगी जब। ये सारी बात हो गई है। इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। हम 3 कंजर्वेशन लॉ यहां पर यूज करने वाले हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज करेंगे आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन नहीं, कोलिजन के बाद जब सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज होगा। क्योंकि कोलिजन की घटना के दौरान दुनिया भर की एनर्जी का लॉस हो गया। जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी बिफोर कोलिजन बराबर है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। नहीं करेंगे प्लीज, दुनिया भर का एनर्जी लॉस हुआ है। तो अभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द सेंटर ऑफ द प्लेनेट और ले लें। तो इनिशियली बताओ जरा, अब ध्यान से आपने बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे। व्हाट इज द लीनियर एंगुलर सॉरी व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ दिस प्लेनेट बिफोर कोलिजन? शाबाश, जल्दी लिख दो। कोलिजन से पहले इस प्लेनेट के सेंटर के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना था? शुभम ठीक लिखे हो, बस वो वी का थोड़ा चक्कर है। प्रियांशु शर्मा बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश। सार का पिछला क्वेश्चन का आंसर था। तो अब जो नया प्रश्न पूछा उसका आंसर लिखो। बिल्कुल सार बिल्कुल ठीक लिखे हो सार। अरण्या बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश, गुड गुड गुड। सुमित आप भी बिल्कुल ठीक लिखे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो एस्ट्रॉयड जो भी आने लगा है, जो जो ये भी उल्का पिंड है, अब ये इसके तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही टुवर्ड सेंटर है, तो इसका तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ द प्लेनेट इज 0। और ये वेलोसिटी ऑलरेडी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो खाली इस घूमते प्लेनेट का ही, इस घूमते सैटेलाइट का ही जो एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट है वही है, जो कि 10m तो इसका मास है इंटू वी नॉट इंटू आर। दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लेनेट प्लस एस्ट्रॉयड अबाउट द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। अब फाइनल भी लिख दें। फाइनल बोलो, फाइनल फाइनल। इनिशियल बराबर है फाइनल। फाइनल एंगुलर मोमेंटम बट्टा बताओ इस पॉइंट के अबाउट। शाबाश शाबाश शाबाश। फाइनल एंगुलर मोमेंटम बता दो इस पॉइंट के अबाउट।
फाइनल एंगुलर मोमेंटम बता दो इस पॉइंट के अबाउट। कुछ चीजें, कुछ कैलकुलेशंस आपकी वेरीफाई हो जाएंगी, इसलिए पूछ रहा हूं, यहीं पर बता दो। इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर है, तो ये तो कोई एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा नहीं, सिर्फ ये वाला करेगा। ये कंपोनेंट किधर है? ये मैं सिर्फ एक चीज कंफर्म करने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे ऑलरेडी हो चुकी है बात। इनटू मास, मास कितना है 11m, इनटू यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है भी r, तो वही बात आ गई। दिस बराबर है दिस, ये तो होना ही था। अरे ये जो बात आई है ये ऑलरेडी हमें मालूम है, हमने कर ली है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात मैं यूज करूंगा। सिर्फ इनिशियल यहीं पर नहीं, सब जगह एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द प्लेनेट विल रिमेन सेम। तो जितना एंगुलर मोमेंटम यहां पर है, कोलिजन से पहले देख लें या बाद में देख लें, इतना ही है। अभी आपको दिखाया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दें 11m से और डिस्टेंस r से, तो यही का ही आ जाएगा। तो जैसे ही कोलिजन हुई, कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वही यहाँ पर होगा अबाउट दिस। तो यहाँ पर कितना होगा देखो, यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन है? ये पेरिहेलियन पोजीशन है। डिस्टेंस कितना है r/2, मास कितना है 11m, 11m इंटू r/2 इंटू v1। एक्चुअली इस कैलकुलेशन के जरिए मैंने v1 के बारे में बात कर ली है। r से r मैंने काट डाला, m से भी m मैंने काट डाला, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 v0 डिवाइड बाई 11। तो ये कैलकुलेशन भी मैंने कर दी, 20 v0 डिवाइड बाई 11। चेक कर लो जरा, जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, वही एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर भी तो है। ये पेरिहेलियन पोजीशन पे मैंने वेलोसिटी v1 मान ली, मास कितना है 11m है, डिस्टेंस कितना आ गया r/2, पेरिहेलियन डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी v1, तो v1 की वैल्यू आ गई। यहाँ तक मैं रुक गया हूँ, 10 सेकंड तक का टाइम गिनता हूँ, समझ में नहीं आई तो बात पूछ लीजिए। बिल्कुल ठीक लिखे मिलन, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश जिन जिन बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया। यार जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, चाहे वो ठीक दें या गलत दें, वो कोई मायने नहीं रखता है। वो अटेंटिव है और बहुत मन से क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो v1 की वैल्यू आ गई भाई इतनी, क्योंकि वैल्यू निकाल ली मैंने, इसको मिटा दिया। मुझे ना तो अब ये v2 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे खाली v चाहिए और v1 चाहिए। चलो भाई चलो, जाओ, तुम्हारा काम खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। 2 कंजर्वेशन लॉ में यूज कर चुका हूं, एक और बचता है, ऑर्बिट के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब ऑर्बिट ये है, ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर है, ये पुराने वाला नहीं, ये वाला, यहाँ पर कितनी मैकेनिकल एनर्जी है जी? यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी है हाफ, इसकी सैटेलाइट प्लस ये जो जो भी सिस्टम है इसकी। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस जी इंटू m डिवाइड बाई r। लेकिन m कितना है? तो गलती किया मैंने, m के बजाय मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 11m लिखना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, m के बजाय देखो, भूल गया मैं, 1 मिनट के लिए 11m लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो घूमने वाली बॉडी है उसका मास 11m है। ये भी कितना है बच्चों? m है बच्चों, 11m मास है। तो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट। जैसे ही ऑर्बिट चेंज हुआ था, तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी लिख दो पहले तो, हाफ इंटू मास, मास कितना है 11m, और गुना किसका स्क्वायर भाई? v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर मैंने पहले ही निकाल लिया है, माइनस g इंटू m इंटू 11m डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना r/2। तो इस सारी कैलकुलेशन में क्या काट दूं मैं? 11m काट देता हूं भाई, 11m काट दिया मैंने, 11m काट दिया। मैं 10 सेकंड तक का टाइम गिन देता हूं अभी, और मिटाऊंगा नहीं, बस काट ही काट रहा हूं। समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि फिर तो मिटा चीजों को सब आसान कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब आपको सबको ठीक समझ में आ गया है। 11m तो मैंने काट दिया है ना दोनों साइडों से। लो भाई जाओ जी, 11m, 11m को मैंने काट दिया, 11m को मैंने काट डाला। यहां से भी 11m को मैं उड़ा देता हूं, यहां से भी उड़ा देता हूं, और ये 2 ऊपर कर देता हूं, r/2 था, ये 2 मैंने यहां बना दिया भाई, ये r/2 मैंने मिटा दिया। ये v1/2 है, ये थोड़ा सा मेरे से फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये v1/2 कर देता हूँ, v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये है, और माइनस 2 इंटू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर, ये चीज है ये। ठीक है बच्चों, बस हो गया अब तो। बस आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि g इंटू एम डिवाइड बाई आर, इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने v नोट कहा था, v नोट, सॉरी v नोट का स्क्वायर। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड थी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो चीजों को सिंप्लीफाई कर दें, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, सब हो गया, तो कुछ भी नहीं बचता। ये 2 है, 2 को हटा देते हैं यहाँ से, चल भाई 2 जाओ यहाँ से, 2 को हटाने के लिए मुझे इसको 4 करना पड़ेगा, और इसको भी 2 करना पड़ेगा, और इसको भी 2 करना, अरे ये तो पहले ही ऑल 1/2 था, शुक्र मुझे दिखाई देगा। अभी एक बार चेक कर लो, काटने पीटने मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है बच्चों, प्लीज चेक इट। अनन्या आप बड़ा ध्यान से देखते हो, काटने पीटने में कोई गड़बड़ तो नहीं की है मैंने, 1/2 यहाँ पर छूट गया था, शुक्र दिखाई देगा, ये बाद में देखता मुझे टाइम लगता। चलो कोई बात नहीं, अनन्या थोड़ी देर में बोलेगी। ये वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं, कितनी वी स्क्वायर की वैल्यू 100, वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई 121 प्लस यू निकाला मुझे, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 121, ये क्या है -2 वी नोट है, -2 वी नोट का स्क्वायर, सॉरी दिस इज वी वन ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, ये रहा वी वन का स्क्वायर कर दिया, 20 का स्क्वायर 400, और वी नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई 121 माइनस ये क्या है 4 वी नोट 4 वी नोट 4 वी नोट। ओके ओके, तो ये चीज आ गई, तो बस यू निकालना है, यू वाली चीज को। अच्छा 121 को मैं हटा दूंगा, अभी देखते जाओ आप, 121 को अगली लाइन में हटा देता हूँ, 100 वी नोट स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, उसको इधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, अभी रहने देता हूँ, इधर ही रहने देता हूँ, 121 दूनी 242, 242 वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 400 वी नोट स्क्वायर, और 121 गुना में 4 हो जाएगा 484 माइनस 484 वी नोट का स्क्वायर था, लिखना मैं भूल गया था भाई, ये तो कट के 84 हो जाएगा, -84 वी नोट स्क्वायर, और भैया ये कितना आ गया यू स्क्वायर माइनस 142 वी नोट स्क्वायर, सो यू स्क्वायर इक्वल टू 142 वी नोट स्क्वायर माइनस 84 वी नोट स्क्वायर, तो दिस इज हाउ मच, वी नोट स्क्वायर इंटू 142 में से 8 58 होगा, 58 इट इज दिस, so u is equal to how much, square root of 58 u v नॉट स्क्वायर इसका, और v नॉट स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, देखो g इंटू एम डिवाइड बाई आर, इसका मतलब भैया ये कांड इसलिए हुआ इतना जबरदस्त कि जो ये एस्ट्रॉइड टकराया था, एस्ट्रॉइड की स्पीड बहुत ज्यादा थी, 58 स्क्वायर रूट 58 टाइम्स द ऑर्बिटल स्पीड, स्क्वायर रूट 58 टाइम्स द ऑर्बिटल स्पीड, 58 का स्क्वायर रूट लगभग लगभग 7 से कुछ ज्यादा 8 से कुछ कम, तो आई थिंक 7.7 के आसपास ले लीजिए, तो 7.7 वी नॉट की जितनी स्पीड से टकराया था, ऑर्बिट का सारा सत्यानाश कर दिया। ये क्वेश्चन अपने आप में आपको कई चीजें सिखा देता है, और कुछ बच्चों के मन में सारी कैलकुलेशन ठीक है यार, मैंने कर दी जो
प्रियांशु राव आप भी चेक कर लेना, शुभम बघेल आप भी चेक कर लेना। इक्कीस सौ का 484 तो होगा यार। 484 में 400 जाएंगे, 84 रह जाएगा नेगेटिव का, और 142 उधर प्लस होगा। 8 4 तो 4 5 13, ठीक ठीक तो है सारा। मिलन इज आस्किंग समथिंग, नमन इज आस्किंग समथिंग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। फिर भी कैलकुलेशन में कोई बात हो तो आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। चीजें मैंने बता दी हैं कैसे करना है। कोई और बात? बट सर इन फाइनल स्टेप यू हैव पुट जीएम। हाँ तो ठीक तो था ये बेटा, ये क्या था, ये था वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर, ये था ना बेटा। हमारे पास क्या आया था, यू स्क्वायर आया था कितना, 58 इंटू 58 इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो यू कितना आया, 58 इंटू वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वी नॉट स्क्वायर है जी इंटू एम डिवाइड बाई आर, है ना। या इसको ऐसे करते हैं, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 58, स्क्वायर रूट 58 इंटू वी नॉट। स्क्वायर रूट 58 कितना हो जाएगा, 7.7 के आसपास हो जाएगा। बेटी एस्केप स्पीड किसकी, एस्केप स्पीड मिलन, यहीं पर ये वी नोट स्पीड से चल रहा है। वी नोट स्पीड से एस्केप स्पीड स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ही ज्यादा होती है। और ये तो यानी आप ये कह रहे हो कि ये जो एस्ट्रॉइड टकराया ये इसकी एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड से टकराए। एस्केप स्पीड से तो कई गुना ज्यादा स्पीड से टकरा रहा है। एस्केप स्पीड तो कितनी होगी, स्क्वायर रूट 2 इंटू वी नोट, और ये कितने से टकराया, 7.7 गुना वी नोट से टकराया। फिर भी क्या होगा मिलन, एस्केप स्पीड बेटा ऑर्बिट, ये एनर्जी इसकी इसको मिली नहीं बेटी। ये जब टकराया तो दुनिया भर का एनर्जी लॉस हुआ है। इस कोलिजन की घटना में जैसे ही टकराया दुनिया भर की हीट एंड साउंड प्रोड्यूस हुई है, तो मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन चली गई। उसके कारण से ऑर्बिट का ही सत्यानाश हो गया है। एस्केप स्पीड ऑफ एस्ट्रॉइड जो भी कुछ होती, आप कितनी वैल्यू स्पीड की लेकर बेटा इससे टकरा दो, और क्वेश्चन को आप वापिस फिर सोल्व कर लीजिए। नंबर एक बात तो एस्ट्रॉइड की एस्केप स्पीड, एस्ट्रॉइड की एस्केप स्पीड, क्योंकि एस्ट्रॉइड इससे टकरा गया, इसके अंदर गड़ गया है, तो कुल मिलाकर 11 एम की बॉडी बन गई है। आप एस्ट्रॉइड के एस्केप स्पीड के बारे में क्या कहना चाहते हो, मेरी समझ से बाहर बात है। एस्ट्रॉइड ने कहां एस्केप होना था, किससे एस्केप होना था। एस्ट्रॉइड अगर इसके अंदर नहीं जा रहा, इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, एस्ट्रॉइड की चाहे कितनी स्पीड हो, अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा यहां कोलाइड नहीं करेगा, इसके अंदर जाकर फंस जाएगा। एस्केप स्पीड के बारे में कल हम बता रहे थे, आप ध्यान नहीं है, आपके क्लास में था, एक बच्चे ने पूछा था, ये अगर ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, और यहां पर कोई बॉडी है, इसको एस्केप स्पीड से चाहे आप इधर फेंक दो, चाहे इधर फेंक दो, चाहे इधर फेंक दो, चाहे इधर फेंक दो, किधर ही फेंक दो एस्केप हो जाएगा। लेकिन उसको ऐसा ना फेंकना कि उसके जो इलिप्टिकल पाथ, एस्केप स्पीड से फेंक रहे तो पाथ हाइपरबोलिक होगा, तो हाइपरबोलिक पाथ की जो आर्क है वो इस प्लेनेट के अंदर गड़ जाए। अगर इसके अंदर गड़ जाएगा तो इसमें एम्बेड हो जाएगा, ये समझ रहे। एस्केप स्पीड से चाहे किसी डायरेक्शन में फायर कर दो, जो भी हाइपरबोलिक पाथ बनेगा ना मिलन, उस हाइपरबोलिक पाथ को प्लेनेट का सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करे। अगर कर गया तो वहीं पर कोलिजन होकर दुनिया भर की एनर्जी का लॉस हो जाएगा, समझ रहे। आई थिंक दिस इज, अब 2-4 क्वेश्चन है नोट्स में जो मैंने जानबूझ के सोल्व नहीं करवाए हैं। कदे थोड़ा बहुत आप भी कर लिया करो, इसके लिए बोलूंगा। 2-4 क्वेश्चन है वो बहुत आसान है इससे।
एक तो वही है, कोई सैटेलाइट घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसपे से कोई चीज फायर कर दी विद रिस्पेक्ट टू द सैटेलाइट, जो फायर कर दी वो चीज क्या बन जाएगी, वो इलिप्टिकल पाथ में घूमेगी, जिस पॉइंट से फायर करी वो बन जाएगा एलिप्स का पेरिहेलियन पॉइंट, तो एपिहेलियन पॉइंट की दूरी निकालनी होगी, सोल्व करके डाल रखा है। एक दो क्वेश्चन और हैं ऐसे, आप उनको सोल्व कर लेना, बट ऐसा ना करना कि जो 2-3 क्वेश्चन है ऐसे जो मैंने सोल्व नहीं करवाया और वो कभी आप सोल्व ना करो, क्योंकि हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशन का आपका कोई क्वेश्चन अब आप डीसी पांडा सोल्व करोगे, मेडिकल वाले बालक भी और नॉन मेडिकल वाले बालक भी, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। हाँ, ये बात बताऊं, मैंने देख लिया बहुत सारे बच्चे क्लास में अब एब्सेंट हैं, वो मेरे से पूछेंगे और ये सारी लर्निंग से रिलेटेड है, क्लास में पिटाई करूंगा बहुत ज्यादा मैं उन बच्चों की। तो जो बच्चे एब्सेंट हैं वो वीडियो को देख लें और फिर अपने डाउट्स को चेक करें कि डाउट जो पूछ रखे हैं वो इनमें से हैं या नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट। परवेश जी, आप क्लास को ऑफ कर दीजिए बेटा।